Hello everyone. Today's our topic is conservation of minerals. In last class we studied about distribution of minerals and classification of minerals. आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. तो देखो मोस्ट ऑफ जो मिनरल्स हैं वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है. नॉन रिन्यूएबल मीन्स इनको एक बार यूज के बाद में, एक बार एक्सट्रैक्शन करने के बाद में हम फिर से अर्थ से नहीं निकाल सकते, ऑक्योर नहीं कर सकते, बिकॉज इनको एक बार अर्थ के इंटीरियर में बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. मिलियंस ऑफ ईयर्स में लगते हैं, जिसकी वजह से एक बार हम इनको अर्थ से निकाल लेंगे तो उसके बाद में फिर से अर्थ में बनने में उनको इतना ही टाइम लगेगा. ठीक है, तो ये काफी बड़ा टाइम पीरियड होता है. तो क्या होगा, अगर हम इन मिनरल्स का ओवर यूज करेंगे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट क्या होगा कि इन मिनरल्स की स्कैर्सिटी आ जाएगी. यानी ये मिनरल्स अर्थ के इंटीरियर में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. फिर हमें क्या करना पड़ेगा, नए अल्टरनेट्स ढूंढने पड़ेंगे. ठीक है, अल्टरनेट किसी मिनरल का मिल भी जाए, किसी मिनरल का अल्टरनेट हमें न भी मिले. अल्टरनेट मींस उसका जैसा दूसरा. तो इसके लिए क्या जरूरी है, हमें मिनरल्स का यूज मॉडरेटली करना चाहिए. मॉडरेटली मतलब जितना जरूरत हो उतना ही यूज करना चाहिए. ठीक है, दूसरा जो मेटेलिक मिनरल्स है मोस्ट ऑफ, उनको रिसाइकिल कर सकते हैं. रिसाइकिल मतलब रिसाइकिल से मतलब क्या होता है कि एक बार यूज करने के बाद में हम उनको फिर से रिफाइनिंग की प्रोसेस से निकालते हैं, फिर से उसको उससे दूसरे प्रोडक्ट हम क्या कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं. जैसे मान लो आयरन है, आयरन की हमने कोई स्टूल खरीदी या आयरन की चेयर खरीदी, वो चेयर कुछ टाइम बाद में टूट गई, खराब हो गई, जो भी था रीजन. अब हमने क्या किया, उसको एक कोने में डाल दिया घर पे, उसका कोई काम नहीं आ रहा, वो धीरे धीरे वो रस्ट लगती जा रही है, उस पर वो खराब होती जा रही है. और अगर हम क्या करें, अगर उस चेयर को हम स्क्रैप में बेच देंगे तो फिर क्या होगा, स्क्रैप से वो फिर से फैक्ट्रीज में जाएगा और वहां पर फिर से उसको जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनका यूज करके उसको फिर से पिघला के और क्या कर लिया जाएगा, उसको फिर से यूज कर लिया जाएगा. ऐसे आप भी देखते हो कि हमारे घर के आसपास में स्क्रैप खरीदने के लिए लोग आते हैं, वो हमसे पेपर्स, प्लास्टिक, मेटल्स ये खरीद के ले जाते हैं. तो वो क्यों खरीद के ले जाते हैं, क्योंकि उनको रिसाइकिल किया जा सकता है. रिसाइकिल मतलब उनको फिर से पिघला के और उनको दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है. पेपर्स को क्या कहते हैं, फिर से गला के उनकी पल्प बना के और फिर से पेपर बनाए जा सकते हैं. ठीक है, अगर फ्रेश पेपर भी ना तो कम से कम पैकिंग के जो कार्डबोर्ड्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, वो सब बना सकते हैं. इसलिए रिसोर्स को कंजर्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो रिसोर्स रिसाइकलेबल है उनको रिसाइकिल करें, जो नॉन रिसाइकलेबल है उनको मॉडरेटली यूज करें और कोशिश करें उनको रीयूज करने की. जैसे रीयूज करने का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आपके घर में ग्लास बोतल थी कोई, आप ग्लास बोतल लेके आए, ठीक है. अब उस ग्लास बोतल को आपने क्या किया, वो अब आपके यूज की नहीं है, आपने उसको कट किया और उसका फ्लावर पॉट बना लिया, तो ये रीयूज होता है. तो ऐसे कई चीजों का हम क्या कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं. अब देखो नेक्स्ट अपना टॉपिक है पावर रिसोर्सेज. ठीक है, पावर रिसोर्सेज किनको कहेंगे, ऐसे रिसोर्सेज जिनको यूज करके, या तो जिनको हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, या तो उनसे फ्यूल मिलता है अपने को, या फिर इसको हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, पावर जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं. भाई जैसे मान लो कोल है,
अब कोल का यूज हम फ्यूल के रूप में भी कर सकते हैं और कोल का यूज इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी कर सकते हैं या मशीन्स को ऑपरेट करने में भी कर सकते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में मशीन ऑपरेट करने में कोल का इतना यूज नहीं होता। अब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह काफ़ी डेवलप हो चुकी है इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, इसलिए उसको यूज किया जाता है क्योंकि ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट देखो, अब बात करें पावर रिसोर्सेज को कितने टाइप्स में बांटा गया है, तो पावर रिसोर्सेज को भी 2 टाइप्स में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है कन्वेंशनल और दूसरा नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जिनको कह सकते हैं हम ट्रेडिशनल, और ये नॉन ट्रेडिशनल। कन्वेंशनल में कौन से आएंगे, देखो जिनको हम काफी लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं और मोस्टली ये फ्यूल मिनरल्स होते हैं। जैसे फायरवुड यूज करते हैं हम, लकड़ियाँ यूज करते थे, लकड़ियों को जलाकर उससे खाना पकाना और भी काफी काम करना, ठीक है, कोल। इसके अलावा पेट्रोलियम को यूज करते हुए काफी टाइम हो गया, पेट्रोलियम नेचुरल गैस को, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो किससे बनती है, पानी से बनती है, पानी से जो बिजली बनती है उसको भी यूज करते हुए काफी टाइम हो गया। तो ये सारे क्या हैं, ट्रेडिशनल है। कौन कौन से, फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये सारे क्या है, ट्रेडिशनल। हम नॉन ट्रेडिशनल में वो आएंगे जिनका यूज हम रिसेंट ईयर्स में शुरू किया है, पिछले 10 साल 20 साल 50 साल में जिसका यूज हमने स्टार्ट किया। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, छोटे छोटे सब्सटेंसेस होते हैं, उनमें रिएक्शन करवाकर फिर उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी का यूज पावर जनरेशन के अंदर किया जाता है। जैसे यूरेनियम, थोरियम, ऐसे कुछ मिनरल्स आते हैं जो पावर जनरेशन के काम में आते हैं। इसके अलावा आज हम काफी सुनते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। सोलर एनर्जी के बारे में खूब सुनते हैं आज हम। तो सोलर एनर्जी भी एक नया फिनोमेना है, अभी रिसेंटली यूज करने लगे हैं। विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी मतलब जो सी की वेव्स होती हैं उन वेव्स की पावर को यूज करके और क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इसके अलावा बायोगैस। बायोगैस में क्या होता है, जो अपने जो बायो वेस्ट होते हैं, एनिमल डंग है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, उन सबको इकट्ठा करके और उनसे जो गैस निकलती है उस गैस को यूज किया जाता है फ्यूल के रूप में। और जो वेस्ट बच जाता है उस वेस्ट को मैन्योर के रूप में यूज करके फील्ड्स के अंदर, अपने प्लांट्स, क्रॉप्स के अंदर डाल दिया जाता है। तो 2 टाइप्स हो गए, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम मेजर जो कन्वेंशनल पावर रिसोर्स है उनकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है देखो फायरवुड। अब फायरवुड में देखो क्या आएगा, ये फायरवुड मोस्ट ऑफ विलेज में होती है इंडिया में, जिनमें ट्री की वुड को फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, फ्यूल एज अ फ्यूल यूज करते हैं। और इन सबको क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। सॉरी, फॉसिल फ्यूल नहीं, जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं जैसे पेट्रोल, कोल, ये सब वुड से ही बनते हैं। वुड से कैसे बनते हैं, जब प्लांट्स, वेजिटेशन जब जमीन के अंदर अर्थ के इंटीरियर में कभी नीचे दब गई, बरीड हो गई, उसके ऊपर फिर मिट्टी वगैरह की लेयर डिपॉजिट हो गई,
तो नीचे अर्थ के नीचे हीट और प्रेशर की वजह से वो धीरे धीरे उनका कार्बोनाइजेशन हुआ, और कार्बोनाइजेशन होने से वो किसमें चेंज हो गई, कोल में, पेट्रोल में, और ज्यादा गर्म होने पर फिर उससे जो इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन से वो गैसेस में चेंज हो गई। अब बात करते हैं, देखो ये तो अपना डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में यूज होता है, मोस्ट ऑफ फायरवुड घरों में यूज करते हैं हम। इसके बाद में आता है कोल। देखो ये जो कोल है, कोल का यूज इंडिया में 19th सेंचुरी में जाकर होने लगा, यानी 1800 के बाद में। उसके बाद में लोगों को पता पड़ा कि ये तो काफी इफेक्टिव मीन है पावर जनरेट करने का, तो लोगों ने देखो रेलवे इंजन से चलाने शुरू कर दिए, स्टीम इंजन लगा के शिप्स चलाने शुरू कर दिए, इनसे मशीनें ऑपरेट करने लगे सिर्फ कोल से। ठीक है, कोल से उनको हीट देके स्टीम बनाकर, और उस स्टीम का यूज किसमें होने लग गया, मशीनों को, कार्स मतलब ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को और ट्रेन्स वगैरह को ऑपरेट करने में होने लग गया। या फिर देखो कोल से इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है, इसको थर्मल पावर कहा जाता है, यानी कोल को फ्यूल के रूप में यूज करके और पानी को गर्म किया जाता है, और उस स्टीम का यूज किसके अंदर किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के अंदर। ठीक है, और देखो कोल को बरीड सनशाइन भी कहते हैं, यानी जमीन के अंदर दबी हुई सूरज की रोशनी, यानी सन की जैसे ये भी हीट देते हैं। ठीक है, इसलिए इसको जमीन में दबा हुआ सनशाइन भी कहा जाता है। अब आप ज्यादातर बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि वो कोल है जो हम घर पे लकड़ी जलाते हैं और फिर उसको जब बुझाते हैं तब कोल बनता है, वो तो वुड कोल है, वुडन कोल है। ये कोल बनता है वेजिटेशंस के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जमीन के अंदर दब जाने की वजह से, बरी होने जाने की वजह से, और उनके ऊपर जब मिट्टी की लेयर वगैरह जम जाती है तो नीचे अर्थ के अंदर डेप्थ में चले जाने की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ में, उस टेम्परेचर की वजह से धीरे धीरे इनमें कार्बोनाइजेशन होने लग जाता है, और ये किसके अंदर चेंज होते हैं, कोल में चेंज होते हैं। और ज्यादा हीट, और ज्यादा डेप्थ में, और ज्यादा गहराई में जाने पर ये धीरे धीरे पेट्रोलियम में भी चेंज हो जाते हैं। अब देखो कोल के टाइप्स होते हैं 4। तो देखो ये जो कोल है, कार्बन की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स में बांटा गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सबसे टॉप पे होता है एंथ्रेसाइट, सेकंड पे होता है बिटुमिनस, थर्ड पे होता है लिग्नाइट, और फोर्थ पे होता है पीट। ठीक है, ये 4 टाइप्स होते हैं। एंथ्रेसाइट में सबसे ज्यादा कार्बन मिलेगा आपको, 85 से 95% तक कार्बन, यानी इसमें सबसे ज्यादा कार्बन होगा एंथ्रेसाइट में, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होगा ये, और इसके अंदर आपको किसी भी तरह का स्मोक वगैरह काफी कम, ऐश काफी कम निकलेगी इसके अंदर। फिर बिटुमिनस, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई कोल मिलता है तो बिटुमिनस टाइप का ही मिलता है, इसमें 60 से 80-85% तक कार्बन होता है। ठीक है, इसको इंडस्ट्रियल कोल भी कहा जाता है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है। फिर लिग्नाइट में 40 से 60% के बीच में होगा, और 40% है उससे कम होगा पीट में। तो ये सबसे लोअर क्वालिटी का, लोएस्ट क्वालिटी का कोल है। इसको जलाने से हीट कम और स्मोक ज्यादा निकलेगा, ज्यादा ऐश बनेगी, तो इतना यूज है। इसको कहते हैं कच्चा, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज का कोल है ये, जो अभी तक क्या हुआ, मैच्योर नहीं हुआ। तो सबसे ज्यादा कार्बन होता है एंथ्रेसाइट में, सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। सेकंड पे होता है बिटुमिनस। बिटुमिनस में कार्बन की जो क्वांटिटी होती है वो सफिशिएंट होती है 60 से 85% के बीच में, और सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज में बिटुमिनस को यूज किया जाता है। लिग्नाइट जो है इसका मोस्ट ऑफ यूज किया जाता है थर्मल पावर स्टेशंस के अंदर, इंडस्ट्रीज में इसका यूज इतना नहीं किया जाता, यानी बिजली बनाने में इसका यूज किया। पीट का यूज बिल्कुल न के बराबर होता है।
अब देखो वर्ल्ड के अंदर जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं किसके, कोल के, वो देखेंगे। देखो चाइना, जहां सबसे ज्यादा कोल होता है, यूएसए, इसके अलावा रशिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है, फ्रांस और इंडिया। ये कंट्रियां है जहां पर सबसे ज्यादा कोल। अब इंडिया की बात करूं तो इंडिया में देखो स्टेट्स हैं, जैसे रानीगंज है, ये वेस्ट बंगाल में, ठीक है, बोकारो झारखंड में, इसके अलावा धनबाद भी झारखंड में, और झरिया ये भी झारखंड में। इसके अलावा जो अपना साउथ इंडिया, इनकी जो रिवर वैलीज है, महानदी, गोदावरी, सोन, इन रिवर की वैलीज में भी कोल काफी मिलता है। अब देखो नेक्स्ट है अपना पेट्रोलियम। अब देखो पेट्रोलियम को निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, ड्रिलिंग मेथड यूज किया जाता है। यानी अर्थ के अंदर डीप वेल्स बनाए जाएंगे और उन वेल्स के थ्रू पेट्रोल को ऑब्टेन किया जाएगा, ठीक है। और ये मिलता है जो लेयर सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उनके जो फॉल्ट्स होते हैं या क्रैक्स होते हैं, ठीक है, उनके यानी सेडिमेंट्री लेयर्स के बीच में मिलेगा, सेडिमेंट्री रॉक्स के लेयर के बीच में मिलेगा। और इसको डायरेक्ट जब इसको निकाला जाता है तब क्या होता है, इसका जो ये सेमी सॉलिड स्टेट में होता है, यानी लगभग कीचड़ जैसी स्टेज में होगा। फिर इसको रिफाइनरीज में रिफाइन किया जाएगा। रिफाइन करने की प्रोसेस में फिर इससे पेट्रोल निकलेगा, डीजल निकलेगा, केरोसिन निकलेगा। यानी पेट्रोलियम से कितनी चीजें निकलेगी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है, वैक्स, और क्या बोलते हैं इसको अपन, लुब्रिकेंट्स, और लास्ट में कोल तार, ठीक है। इतनी चीजें इसके अंदर से आपको ऑब्टेन होती है और ये सारी इंडस्ट्रियल यूज की है। और पेट्रोलियम जेली, जिसको हम वैसलीन भी बोलते हैं, पेट्रोलियम जेली होती है जो हम स्किन को सॉफ्ट करने के लिए यूज में करते हैं, वो निकलती है। और आज की दुनिया में जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है वो पेट्रोलियम पे काफी हद तक डिपेंड है। इसीलिए इसकी इंडस्ट्रियल वैल्यू ज्यादा होने की वजह से पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। यानी इसका कलर ब्लैक होता है लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है, यानी इसकी वो गोल्ड से कम नहीं होती है। ओके, अब देखो वर्ल्ड में जो लीडिंग कंट्रियां हैं जहां पे पेट्रोल ज्यादा होता है, तो देखो लीडिंग कंट्रियां है ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ठीक है। इसके आसपास की सारी कंट्रियां, कतर, वेनेजुएला, यूएसए, चाइना, इन कंट्रियों में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया में देखो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होगा। अगर इंडिया के मैप को मैं इस तरीके से देखूँ तो यहाँ पे असम, असम में डिगबोई, नाहरकटिया, फिर यहाँ पे गुजरात में अंकलेश्वर, यहाँ मुंबई में बॉम्बे हाई, और राजस्थान डेजर्ट एरिया में। ये मेन एरिया है जहाँ पे पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है। और भी काफी एरिया में होता है, लेकिन ये इंडिया के मेजर एरियाज है जहाँ पे पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है। अब आज की क्लास में हम इतना स्टडी करेंगे।
नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे अबाउट नेचुरल गैस एंड अदर एनर्जी रिसोर्सेस।